पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी जिसका नाम मूसा है, उसको लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकवादी मूसा दरअसल पाकिस्तानी फौजी निकला। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में शामिल आतंकवादी हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना में था। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी का कमांडो ये हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना में आसिफ फौजी के नाम से ये जाना जाता है। तो आसिफ फौजी इसका नाम आपने पहले भी एबीपी न्यूज पर हमसे जाना और सुना है, और ये पाकिस्तानी सेना में आसिफ फौजी के नाम से जो जाना जाता है वो एसएसजी का कमांडो हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी। इसके स्केच भी बनकर तैयार किए गए थे। चश्मदीदों की गवाही के आधार पर ये स्केच तैयार किए गए थे, और अब इसको लेकर बड़ी खबर यह मिल रही है कि यह पाकिस्तानी सेना में था। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी का ये कमांडो हाशिम मूसा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये तो बहुत बड़ी खबर है। सीधे सीधे वो आतंकवादी जिसके स्केच भारत में जो पर्यटक चश्मदीद आतंकवादी हमले के वो तैयार करवाते हैं, वही आतंकवादी पाकिस्तानी सेना का फौजी निकलता है। स्पेशल फोर्स एसएसजी का ये कमांडो है। क्या डिटेल्स मिल रही है नीरज? बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से ये हमला किया गया था, नरसंहार किया गया था, उसके बाद से ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो आतंकी हैं ये सीमा पार से आए हैं। ये बात तो तय ही थी, लेकिन सीमा पार के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने जिस स्टाइल में ये किया, नरसंहार को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए, उससे कहीं ना कहीं इस बात का शक होता था कि इनको बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है। और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इनमें से जिसके खिलाफ 20 लाख का इनाम अनंतनाग पुलिस ने घोषित किया था, हाशिम मूसा नाम है इसका, पाकिस्तानी नागरिक है। इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये जो आतंकी है ये पाकिस्तानी सेना में रह चुका है, या फिर पाकिस्तानी सेना में इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है स्पेशल फोर्सेज में, यानी कि जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसके बारे में रोमाना ये दुनिया जानती है कि उनकी स्पेशल एसएसजी ग्रुप जो है ये आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। आतंकियों के साथ ही इनकी जेल बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है, क्योंकि ये ट्रेनिंग ले चुका था पाकिस्तानी सेना में एसएसजी में, या तो पाकिस्तानी सेना में था या ट्रेनिंग ली थी, इसलिए इसको फौजी के नाम से लश्कर तैयबा में भी बोला जाता था। और जो आतंकी थे इसके ग्रुप में वो, और एक और जानकारी जो निकल कर आ रही है रोमाना, इसमें निकल कर आ रही है कि ये एक लंबे समय से यहाँ कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में मौजूद था, और इसके बारे में ये पता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की ये हमला किया नरसंहार का, इससे पहले वाले जो हमले हुए थे वहाँ पर भी इसके लिंक्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पहले भी अटैक्स में शामिल रह चुका हो। जब ये रजौरी पुंछ से इसने जो दिसंबर 2023 में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जब हमला हुआ था, डीकेजी जिसका नाम है, देहरा की गली में, वहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 3 से 4 जो भारतीय सैनिक थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, और एक सैनिक के शव को शत विकसित किया था उन आतंकियों ने। तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि ये जो बॉर्डर एक्शन टीम पुरानी थी पाकिस्तानी सेना की, उसको उन्होंने जो है बॉर्डर के साथ साथ हिंटरलैंड में भी भेज दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में भेज दिया है। तो उसमें इसका शक है। अब ऐसे में इसको पकड़ने के लिए कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। रोमाना, आप मानकर चलिए पूरा जो जम्मू कश्मीर है। नीरज, मुझे ये बताइए आप कि ये पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी का ये कमांडो रहा है जिसको लेकर जानकारी मिल रही है, हाशिम मूसा। इन आतंकवादियों के साथ इसकी तस्वीर जो है वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब ये आतंकवादी वारदात हुई है उसके बाद से एबीपी न्यूज अगले दिन से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा है, और किस तरीके से स्केचेस वो बिल्कुल तस्वीरों से मेल खाते हुए वो बनकर तैयार हुए। चश्मदीदों की गवाही की वजह से वो भी हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा चुके हैं, खबर पूरी बता चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि मतलब अब तो तस्वीर साफ है, यही इन आतंकवादियों के ग्रुप को मतलब लीड कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से इसी को ट्रेन किया गया था, और यही वजह कि इतनी ज्यादा जो दुर्गम परिस्थिति है कि पहाड़ है, यहाँ पर नदी है, नाले हैं, उनको पार किस तरीके से करना है, तो वो जो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत थी वो इसी के नेतृत्व में इन आतंकवादियों को लीड करके यहाँ तक लाया गया। बिल्कुल रोमाना, जो ये एसएसजी के जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज है पाकिस्तानी सेना के, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। बहुत कड़ी इनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत स्क्रूटनी करके इनको सिलेक्ट किया जाता है। तो उसी में से ये माना जा रहा है कि ये जो हाशिम मूसा है, और दरअसल इसका नाम आप मानकर चलिए रोमाना कि ये इसका लश्कर तैयबा में इसकी रैंक है, ये हाशिम मूसा, इसका असली नाम नहीं है, नाम इसका कुछ और होगा। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि हाशिम मूसा इसका नाम दिया गया जब ये भारत में एंटर किया, इसको एक रैंक के साथ, जैसे फौज में एक रैंक दी जाती है, इसी तरह से लश्कर तैयबा में, लश्कर का माने फौज,
लश्कर तैयबा फौज, ये अपने आप को फौज मानते हैं, तो उसी में ये टाइटल है, रैंक है उसकी ये हाशिम मूसा जो है। जिस तरह से अबू मूसा नाम होती है, या दूसरा अबू तला जो नाम आया था, एक इसके साथ का एक साथी था, ये सब दरअसल रैंक है, ये असली नाम नहीं है, इनके नाम कुछ और हैं। आसिफ फौजी जो है नाम इसका क्योंकि यह यहाँ आया, भारत में आया, घुसपैठ करके आया, तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दे दिया गया आसिफ फौजी का। फौजी इसलिए क्योंकि फौज में काम करके आया है, इसलिए इसका नाम दिया गया। तो ये सब छद्म नाम हैं इन सबके, जो कि अब सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं। इसके लिए ही इसी की तलाश की जा रही है। इन्हीं जंगलों में पहलगाम से लेकर डोडा, किश्तवाड़, गांदरबल, सोनमर्ग, ये सारे जितने भी रूट्स हैं जहाँ से ये एंटर किए, क्योंकि अगर रोमाना, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही उसी तरह के ही ग्रुप ने दिसंबर 2023 में पुंछ इलाके में डेरा की गली में जो अटैक किया था भारतीय सेना के काफिले पर, उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता है कि उस ग्रुप में और इस ग्रुप में लगभग, क्योंकि उस वक्त भी ऐसे ही 2-3 लड़के थे जिन्होंने अटैक किया था भारतीय सेना के काफिले पर। तो उस वक्त भी ऐसा शक लगता था कि पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जो हैं वो यहाँ घाटी में घुस आए, यानी कि जम्मू कश्मीर में घुस आए हैं, लेकिन कभी ट्रैक नहीं हो पाए। ट्रैक अब जाकर हुआ, पता चल पाया इनकी, क्योंकि तस्वीर जो 4 तस्वीर वाली हम लोग लगातार 22-23 अप्रैल से दिखा रहे हैं तस्वीर, दरअसल उस वक्त से ही इस बात का शक था कि ये 4 लोग जो हैं ये ही इसमें शामिल होंगे। और स्केच जो था बिल्कुल साफ हो गया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बता दिया। आपने तब भी आसिफ फौजी, इसके नाम का जिक्र आपने तब भी किया था, मुझे अच्छे से याद है। आसिफ फौजी के नाम का जिक्र तब भी हम लोगों ने किया था यहाँ पर, और अब तो ये बिल्कुल जानकारी साफ हो चुकी है कि ये दरअसल पाकिस्तानी सेना, एसएसजी का कमांडो, और किस तरीके से इसी ने इन आतंकवादियों के समूह को लीड किया होगा। अब इसमें कहीं कोई शक व गुंजाइश बचता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। पहलगाम हमले के बाद चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। एक और नापाक हरकत पाकिस्तान की सामने आई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में सेना के एक्शन और प्लान की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नापाक साजिश है। भारतीय सेना की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय अधिकारी बनकर खुफिया जानकारी लेने की कोशिश हो रही है। सेना की गाड़ियों के मूवमेंट के बारे में पता लगा रहा है ISI, ये बड़ी खबर है। ISI ने होशियारपुर में आर्मी ट्रेन के बारे में भी पूछताछ की है। भारतीय सेना की हर गतिविधि की जानकारी लेने की जुगत में पाकिस्तान जुटा हुआ है। मुकेरिया में, पठानकोट में, बठिंडा में लोगों को फोन आ रहे हैं, रैंडम फोन किए जा रहे हैं। ABP न्यूज के पास मौजूद ISI एजेंट से बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, सुना देते हैं आपको। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद। शुभम कुमार शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अकाउंटेंट विनय गुप्ता बात कर रहा हूँ इधर से, APS बठिंडा से। कैसे हैं? बढ़िया हैं आप? हाँ मैं बढ़िया, आप बताओ। जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो आपके पापा से कल राधे श्याम शर्मा जी से मेरा वार्तालाप हुआ था। हाँ जी हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके जो क्लास फेलोज हैं साथ के, इनका कुछ ना अभी इनसे वार्तालाप नहीं इनके पापा से हो पा रहा, कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये जो आर्मी के थे, ये RT ब्रिगेड वगैरह, ये इनके अभी अब बठिंडा कैंट से आउट गई है, जो इनके लोग हैं सभी इसके लिए बॉर्डर वाली साइड पे निकल गए हैं। मैं तो कैंट के बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं पता सर जी। एक्चुअली ना क्योंकि इनसे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, तो कल आपके पापा ने बताया था कि मे भी शायद फैमिलीज वगैरह पीछे हैं, बाकी तो सभी लोग कह रहे थे कि आउट हो गए इधर से। आप बता दो, स्टूडेंट के नाम बता दो, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा कि आपकी सिक्योरिटी फी आगे की नहीं आई। हाँ, आपका शगुन था, शगुन एक थी, फीमेल थी, शगुन आपकी क्लासमेट ही थी, और साथ में उनके पापा थे योगेश कुमार जी, ये अटरली ब्रिगेड के थे, 10 कोर अटरली ब्रिगेड के। पता नहीं, शगुन नाम की लड़की तो थी, पर बाकी का मुझे नहीं पता कौन सी ब्रिगेड नहीं, क्योंकि मेरे को कैंट के बारे में कुछ नहीं पता सर जी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, बाहर जा रखे हैं। तो दूसरी थी रोहिणी पाल थी साथ में आपके ना? हाँ सर, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। तो अभी इनके डिपॉजिट का क्या करेंगे इधर साथ में, क्योंकि इनका तो अभी रिटर्न में, आपका तो चले हो जाएगा, आपसे वार्तालाप हो गया था, आपके पापा से बात हो गई थी, तो इनका कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये तो अभी आई थिंक आउट जा रखे हैं ना, नफरी तो सभी आउट जा रखे हैं। कैंट में आप लोग नहीं अभी जाते? कैंट से काफी दूरी में नहीं, क्वार्टर कैंट से दूरी नहीं है, हम लोग कैंट के बाहर रहते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास। हाँ, तो फिर उधर से तो गई है ना, उधर से तो ट्रेन पे आपने देखा भी है ना कि आउट हुए हैं सभी, वो फैमिलीज रह गई पीछे बैठ। नहीं, बठिंडा स्टेशन से तो कोई ट्रेन नहीं जाती है।
नहीं, मिलिट्री ट्रेन तो आउट हुआ है ना, मिलिट्री ट्रेन पे जाएंगे ना, वो सिविल ट्रेन में थोड़ी जाएंगे। फौजी जो आगे अपने गए ना, अभी आपको पता ही है, ये इनके साथ ये अपने जो आतंकवादी हैं इनके साथ अपना चल रहा है ना, मुठभेड़ चल रहा है अभी पाकिस्तानियों के साथ। वो तो भैया वो जाने, मुझे क्या पता ये क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं तो घर में खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ। अच्छा, चलें बेटा, आप तो सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं और जरा सचिन से ही जानते हैं कि जिस तरीके से लोगों को फोन किया जा रहा है, आईएसआई एजेंट्स ये फोन कर रहे हैं लोगों को, इसको लेकर और क्या जानकारियां मिल रही हैं? ये आईएसआई एजेंट मतलब ये सरहद पार के नंबर हैं जिनसे फोन आ रहा है लोगों को, या फिर भारतीय नंबर ही है जिससे फोन किया जा रहा है, संपर्क साधा जा रहा है और जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है? सचिन जी रोमाना, मेनली इसमें भारतीय नंबरों का इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है वो कर रही है, पर इसमें एक खास बात है कि ये डेस्परेशन और डर हम समझ सकते हैं पाकिस्तानी सेना का, इंटेलिजेंस का, कि वो हर कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय सेना की मूवमेंट है उसका पता लगाया जा सके। ये जो फ़ोन कॉल्स हैं ये साफ बता रही हैं, पर इसमें एक बात जो हम ऑडियो सुन रहे थे इसमें एक बड़ा मज़ेदार है कि ये साफ पता लग रहा है कि जो ट्रेंड नहीं है अच्छी तरह से, इनको हिंदी भी नहीं बोलने आ रही है। अगर हम अच्छी तरह से इसको सुनेंगे ऑडियो को, तो एक ये बच्चा है जिससे ये बात कर रहे हैं और ये बच्चा जो है सब कुछ जो है रिवील नहीं करता है, तो हम समझ सकते हैं इस तरीके के फ़ोन जो हैं टोल प्लाजाज पे आ रहे हैं। खासकर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है 3-4 टोल प्लाजाज हैं, पठानकोट में फ़ोन आ रहे हैं। पाकिस्तानी जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भारतीय नंबरों से कॉल कर रहे हैं ताकि मूवमेंट का पता लगाया जा सके। पर इन सारी कोशिशों में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, सेना है, उनको जो है विफलता हाथ लग रही है, क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इस तरीके की रैंडम कॉल्स भी जो हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज की तरफ से लोगों को की जा रही हैं ताकि मूवमेंट जो है भारतीय सेना की उसका पता लगाया जा सके। पर फिलहाल लोग सतर्क हैं, लोग जानते हैं कि अगर कहीं से फोन आ रहा है तो अगर मूवमेंट को पूछने की कोशिश की जा रही है तो ये कोशिश जो है वो सरहद पार से जो है वो की जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना इस तरह से नहीं करेगी और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है वो कोशिश कर रही है भारतीय सेना की मूवमेंट जानने की। तो लोग इसको लेकर सतर्क हैं और बिल्कुल भी कुछ बता नहीं रहे हैं अगर रैंडम भी कॉल आती है। वेस्टर्न घाटी में निर्दोष पर्यटकों का खून बहाने वाले आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वेस्टर्न घाटी से सटे हुए कोकरनाग के पूरे जंगल को घेरा हुआ है। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के सफाए के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने बायसरन घाटी से सटे हुए कोकरनाग के पूरे जंगल को घेर लिया है। इस इलाके में आवाजाही रोक दी गई है। घने जंगल के बीच आतंकियों के छिपे होने और उनके हाइडआउट की आशंका है। आतंकियों की जमीन तलाशी के साथ साथ ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 4 बार आतंकियों के ग्रुप को इस इलाके में घूमते देखा गया। इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी क्या उसी रूट से वापस लौटे हैं जिस रूट से पहलगाम आए थे, या आतंकी अनंतनाग में कहीं छिपे हुए हैं। उधर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल आईपीएल 2025 का एक अहम मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया और मैच में ढेर सारे चौके छक्के लगे। राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार अंदाज में मैच जीता, लेकिन स्टेडियम में पूरी तरीके से माहौल जो है वो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी लोगों का गुस्सा दिखा। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। दर्शकों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पोस्टर भी लहराए, जिन पर आतंकवाद मुर्दाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे नारे लिखे हुए थे।
करीब 2 दर्जन क्रिकेट प्रेमी हाथों में पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी पोस्टर लेकर आईपीएल का मैच देखने के लिए पहुंचे थे। करीबन पूरे मैच के दौरान इन दर्शकों ने पहलगाम की घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उनके जोश के आगे वो भी शांत हो गए। एक तरफ देशभक्ति का जज्बा दिख रहा था तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव का धमाल हुआ, जिन्होंने महज 35 गेंद में सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। पहलगाम में ये जो हमला हुआ है, इसके खिलाफ देश भर में गुस्सा, शहर शहर लोग विरोध कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में नर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के हापुड़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया, जिसके ऊपर गाड़ियां दौड़ती नजर आई। पहाड़ों की रानी मसूरी में अखिल भारतीय करणी सेना ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवसेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के बारे में असंवेदनशील बयान देने के लिए कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के खिलाफ मुंबई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या के गौशेनगंज में भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भी प्रोटेस्ट हुआ। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। उधर मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को आज भारत छोड़ना होगा। मियाद खत्म हो रही है। केंद्र सरकार ने मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल यानी आज तक भारत छोड़ने को कहा है। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को आज अपने वतन लौटना होगा। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों के लिए भारत छोड़ने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। जब पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए थे, उन्हें देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल तक मोहलत दी गई थी। सोमवार तक शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए 800 से ज्यादा पाकिस्तानी अपने देश लौट चुके हैं। वहीं 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी अपने घर लौट चुके हैं। पाकिस्तान लौटने की सापाधापी में कई लोग फंस गए हैं। मुझे वापस किया जा रहा है कि मेरा क्या कसूर है। मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पाकिस्तानी भाई बहन पकड़े गए, जिन्होंने गलत जानकारी देकर फर्जी वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिया था। हालांकि दोनों के पास से लॉन्ग टर्म वीजा भी मिला है। इनकी मां पाकिस्तान की रहने वाली है, जबकि पिता छत्तीसगढ़ के ही हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। खबर पक्की है, देख रहे हैं आप। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्ष के सांसद कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता और नागरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मनोज झा ने कहा कि संसद को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर संसद को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है। पक्ष विपक्ष एक स्वर में भारतवर्ष के विचार पर जो हमला करने की कोशिश की गई, उसका प्रतिकार संसद के विशेष सत्र के माध्यम से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। संतोष कुमार ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में जरूरी है संसद एकजुट होकर दुख जताए, पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे और आतंकवाद के खिलाफ देश के दृढ़ संकल्प को दोहराए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर लामबंद कर रही है। पहलगाम के आतंकवादी हमले पर देश के एक्शन को लेकर कांग्रेस के नेता आपस में उलझे हुए हैं। शशि थरूर के बयान पर उदित राज ने सवाल उठाया तो शशि थरूर ने उदित राज पर ही निशाना साध दिया। पहलगाम आतंकी अटैक पर उठते सवालों के बीच शशि थरूर ने कहा था कि किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां 100% सुरक्षित नहीं हो सकती। इजरायल भी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को नहीं रोक सका। शशि थरूर के इस बयान पर उदित राज ने सवाल उठाए थे। उदित राज ने पूछा था कि क्या थरूर बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं।
इस पर शशि थरूर ने उदित राज को घेरा। First of all, I think everyone knows that I'm not a BJP spokesperson. I'm not anyone's spokesperson, speaking for myself. I believe the person who said that is a former BJP MP, so you can ask him. He's better qualified to understand. थरूर के इस बयान पर उदित राज ने फिर तल्खी दिखाई। पूछा, क्या थरूर ईडी इनकम टैक्स से डर गए हैं? मोदी जी का बचाव तो नहीं करता हूँ, और शशि थरूर जी कितने धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं, कितनी बार गिरफ्तारी देते हैं। पार्टी नेताओं के बीच इस सार्वजनिक बयानबाजी से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। ये बात सही है, कुछ यहाँ वहाँ कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। उधर पहलगाम आतंकवादी हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान से नाराज बीजेपी ने एक्स पर पोस्टर जारी कर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा मंत्री ने इस मुद्दे पर विवादित बयान दे डाला। कांग्रेस नेताओं की फोटो के साथ बीजेपी ने ये पोस्टर एक्स पर जारी किया है। पोस्टर में कांग्रेस को पाकिस्तान का पीआर एजेंट बताया गया है। बीजेपी ने लिखा है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का रुख निराशाजनक है। मतलब पाकिस्तानी जो है हमारे लोगों का हत्या करते हैं और उनकी आरती उतारनी चाहिए। मैंने कहा ना, सिद्धारमैया देशभक्त है कि देशद्रोही, ये पता करना चाहिए लोगों को। राहुल गांधी से आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अपने गृह मंत्री पर विश्वास है, अपने रक्षा मंत्री पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने यदि कहा है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे तो आतंकवाद मिट्टी में मिल जाए। कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाने की कोशिश में यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह शब्दों की सीमा लांघ गए। पाकिस्तान पर एक्शन की मांग के साथ ही रघुराज सिंह सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर भी एक्शन की मांग करने लगे। कि इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए आदरणीय मोदी जी को अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इन सब आतंकवादियों का खात्मा करके अखंड भारत में पाकिस्तान को सम्मिलित करना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी नागरिक जो भारत आए हुए वीजा लेकर मेडिकल वीजा के लिए मियाद 29 अप्रैल मतलब आज तक के लिए भारत सरकार की तरफ से बढ़ाई गई थी, जो आज खत्म हो रही है। और ऐसे में दिल्ली से अब तक 200 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो वापस लौट चुके हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक 3 महीने के वीजा पर आए हुए थे, मेडिकल वीजा पर ये लोग आए हुए थे भारत, और करीब 270 पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने की जानकारी। ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक लौट चुके हैं। आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए, पाकिस्तान से आए हुए हैं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते थे पाकिस्तान? भाईजान, मैं लाहौर में रहता था, नजमुल हसन मेरा नाम है। ससुराल मेरी यहाँ रहती है तुर्कमान गेट पुलिस भवन के पीछे। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर क्या बताया पासपोर्ट ऑफिस, आप यहाँ पर आए थे, क्या बोला पुलिस? पासपोर्ट जमाया, जब वो वायलेट होगा आगे लेके फिर एग्जिट लेके चले जाएंगे, और क्या बोलना। तो कब समय है, कब जाने के लिए बोला है आप? 6-7 दिन का तो समय लगेगा इसमें। हाँ, लेकिन आपकी पाकिस्तान में क्या बातचीत हुई है, क्या कह रहे हैं वहाँ के? मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, जब जाएंगे तो देखेंगे। तो जिस तरह से अटैक हुआ, इस अटैक को भाईजान ये हुआ ही गलत है। मैं पहले कह रहा हूँ, पता नहीं कौन है कौन नहीं, हमें तो इसके बारे नहीं जानते। बस मुंबई में आपको लेकर चलूंगी, जहां बांद्रा में लिंक स्क्वायर मॉल, और इस मॉल में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला ये इमारत, बेसमेंट में यहां पर क्रोमा का शोरूम था, और उसी क्रोमा के शोरूम में आग लगी सबसे पहले, जिसने देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी इमारत जलकर खाक। ये जो प्रॉपर्टी है ये ज़िशान सिद्दीकी की बताई जा रही है। ज़िशान सिद्दीकी नेता हैं एनसीपी के, बाबा सिद्दीकी के बेटे, और उनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआती कोशिशें फायर ब्रिगेड की वो अधूरी रह गईं, इसी वजह से आग पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका और पूरी की पूरी इमारत यूं आग की लपटों में घिर गई। तो ये जो मॉल है बांद्रा इलाके में, इसमें बेसमेंट में जहां पर क्रोमा का शोरूम था वहां से आग लगनी शुरू होती है, और ये आग तड़के सुबह 4 बजे बताया जा रहा है लगी थी, जब फायर ब्रिगेड के पास पहली कॉल गई थी, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और ये आग ऊपर की मंजिलों में भी बढ़ती चली गई। ऊपर की मंजिलों में कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा मॉल जलकर खाक। रोबोटिक मशीन्स की भी मदद ली जा रही है आग को बुझाने के लिए। बांद्रा में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें एनसीपी अजीत गुट के नेता ज़िशान सिद्दीकी, उन्हीं की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, उनका दफ्तर भी यहां पर है। ज़िशान ने फायर ब्रिगेड पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। ज़िशान सिद्दीकी हमारे साथ हैं। ज़िशान, ये आपकी दुकान है, आपका बिल्डिंग है, क्या कुछ जलकर खाक हुआ है?
नहीं, जो हम रेंट आउट करते क्रोमा को, उधर एक आग लगी थी नीचे बेसमेंट में। तो हमें जब सुबह को पता चला तो हम इधर आए सुबह 4 बजे, और जो फायर ब्रिगेड है वो बहुत ही लाइटली ले रही थी, और एक छोटी सी स्पार्क से शुरू हुआ था नीचे क्रोमा से, और इलेक्ट्रॉनिक्स थी। तो हमने उनको बोला कि आपको थोड़ा केयरफुली देखना चाहिए, पर जो इक्विपमेंट उनके पास था, जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो इक्विप्ड नहीं थी वो इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए, और फिर उन्होंने ऊपर का कांच तोड़ा और नीचे से पूरे फ्लेम्स ऊपर गए, ऊपर भी आग उसकी वजह से लगी या पता नहीं क्या। पहले ऐसा नहीं था और इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। हमने बहुत उनको बोला कि इधर से आइए, ये वाटर कनेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, आजू बाजू की बिल्डिंग्स थोड़ा हमें सब पता है, पर उन्होंने हमारी बातें सुनी नहीं, और जब बहुत लेट हो गया तब वो सीरियसली एक्ट करना चालू किए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। 4 बजे आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम 6 बजे आई। फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी, पर इतनी जो तादाद में और इक्विपमेंट्स के साथ आना था वो बाद में आई। सुबह 6:30 बजे मेरी स्पेशल सीपी देवेंद्र भारती जी से भी बात हुई, तब जाके उन्होंने थोड़ा फोर्स भेजा। उससे पहले कोई सीरियसली इसको ले रहा नहीं। ज़िशान सिद्दीकी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से उतनी चुस्ती नहीं बरती गई, इसी वजह से आग ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सड़क आग की वजह से लाखों का सामान खाक हो गया। अमरोहा में ट्रक में आग लगने से ये बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हो गया। शाहजहांपुर में चलते ट्रक में आग लगी। ये तस्वीरें आई हैं यूपी के शाहजहांपुर से। सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। आग कितनी विकराल थी, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रक में फर्रुखाबाद से तंबाकू का पत्ता भरकर शाहजहांपुर ले जाया जा रहा था कि शाहजहांपुर में बरेली फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर चलते चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और ये जलने लगा। आग की लपटें देखते ही ड्राइवर ने ट्रक को सड़क किनारे रोका। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने ही तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की वजह से हाईवे के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें हैं अमरोहा की, जहां शेरपुर मार्ग पर एक चलते ट्रक में आग लग गई। ये हादसा भीड़ भरे बाजार में हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे में ट्रक के पास एक व्यापारी की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने से दुकान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान में कैश रखा था, वो भी स्वाहा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तान से तनाव के बीच सेना ने बड़ा फैसला लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान की जिम्मेदारी दी जाएगी। तारीख सामने आई है, 1 मई को प्रतीक शर्मा संभालेंगे ये पदभार। सेना की उत्तरी कमान पर एलओसी और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर, तो जो नॉर्दर्न कमांड है इंडियन आर्मी की, उसी की जिम्मेदारी दी जाएगी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।